नमस्कार। आज हम ब्रियाना वीस्ट की किताब द माउंटेन इज यू के हिंदी सारांश पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये किताब ना एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया सामने रखती है। हाँ बिल्कुल। आइडिया ये है कि हमारी जिंदगी की जो सबसे बड़ी रुकावटें हैं वो अक्सर बाहर नहीं होती बल्कि हमारे अपने अंदर ही होती हैं। सारांश में एक लाइन है जो मुझे काफी सोचने पर मजबूर कर गई। वो पहाड़ जो तुम्हारे रास्ते में खड़ा है दरअसल तुम खुद हो। बहुत पावरफुल बात है ये। है ना? तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि कैसे हमारे अपने डर, हमारी आदतें और वो जो अनसुलझे जज्बात होते हैं ना, वो कैसे ये अंदरूनी पहाड़ बन जाते हैं और सबसे जरूरी इन्हें समझा कैसे जाए, इनसे पार कैसे पाया जाए। बिल्कुल। और ये समझना मेरे ख्याल से आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हम अक्सर बाहरी चीज़ों पर, बाहरी चुनौतियों पर ही ध्यान देते रह जाते हैं, पर ये किताब हमें अंदर झांकने को कहती है। हम इस पर बात करेंगे कि कैसे अनजाने में हम खुद को ही रोकते हैं, जिसे ये किताब सेल्फ सैबोटेज कहती है। हाँ, सेल्फ सैबोटेज। हाँ, और क्यों अपनी भावनाओं को समझना यानी इमोशनल इंटेलिजेंस वो इतनी अहम है, और असल में हीलिंग या जिसे हम कहते हैं भावनात्मक घावों को भरना, उसका सही मतलब क्या है इस किताब के नजरिए से। अच्छा, किताब में एक और बड़ी शक्तिशाली लाइन है जिसका जिक्र आपने किया था पहले। द माउंटेन यू आर फेसिंग इज नॉट इन योर पाथ, इट इज योर पाथ। मतलब पहाड़ रास्ते में नहीं है, वो पहाड़ ही रास्ता है। इसका क्या मतलब निकालें? थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है ये। हाँ, शुरू में लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। ये सीधे सीधे हमारे अंदरूनी संघर्षों की तरफ इशारा करता है। हमारे वो डर जिन्हें हम फेस नहीं करना चाहते, पुरानी चोटें जो अभी तक भरी नहीं है, वो आदतें, गहरी आदतें जिन्हें हम बदलना तो चाहते हैं पर बदल नहीं पाते। ये सब मिलकर एक तरह से एक मानसिक पहाड़ बना देते हैं। तो ये नजरिया हमें बाहरी हालात को दोष देने के बजाय अपनी जिम्मेदारी लेने को कहता है, अपने अंदर देखने को, और यहीं से असल में बदलाव शुरू होता है। सही बात है। और इसी से जुड़ा है वो सेल्फ सैबोटाज वाला विचार। किताब की ये बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगी कि ये इसे कोई कमी या गलती नहीं मानती, नहीं मानती, बिल्कुल। बल्कि दिमाग का एक तरह का सेफ्टी मोड या कहें तो सुरक्षा कवच बताती है। जैसे हम जरूरी फैसलों को टालते रहते हैं या खुद को कम समझते हैं। हाँ, और ये समझना ना बहुत राहत दे सकता है कई लोगों को, क्योंकि ये जो तरीके हैं ये असल में हमें हमारे पुराने डरों से बचाने की कोशिश हो सकते हैं, जैसे शायद रिजेक्ट होने का डर हो या फेल होने का डर। बिल्कुल। तो यहाँ सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है जागरूकता, अवेयरनेस। अपने इन दोहराव वाले पैटर्न्स को बस पहचानना और ये समझना कि ये एक बचाव का तरीका है, कोई हमारी पर्सनैलिटी का फ्लॉ नहीं है। इससे वो जो गिल्ट होता है ना, हाँ। अपराध बोध, हाँ, वो अपराध बोध कम होता है, और फिर बदलाव की गुंजाइश बनती है, खुद के प्रति थोड़ी करुणा आती है। बिल्कुल। फिर बात आती है हीलिंग की, मतलब भावनात्मक घावों को भरने की। किताब यहाँ भी एक आम धारणा को चैलेंज करती है कि हीलिंग हमेशा बड़ी शांत और आरामदायक प्रोसेस होती है। हाँ, ये बहुत बड़ा मिथ है। किताब कहती है अक्सर असली बदलाव जो है वो उथल पुथल से, आंसुओं से या कभी कभी गुस्से के बीच से ही शुरू होता है। ये बहुत ही अहम नुक्ता है, क्योंकि ये जो मुश्किल भावनाएं हैं ना, गुस्सा, उदासी, बेचैनी, ये संकेत हैं कि इंसान टूट नहीं रहा, बल्कि वो बदल रहा है, वो इवॉल्व हो रहा है। समाज अक्सर इन मुश्किल भावनाओं को नेगेटिव समझता है, लेकिन इस नज़रिए से देखा जाए तो ये बदलाव की प्रक्रिया का एक ज़रूरी हिस्सा है। बिल्कुल। सारांश में एक जगह कोट भी किया गया है, इफ़ यू आर इन द डार्क मे बी यू आर नॉट बेरिड, मे बी यू आर प्लांटेड। मतलब अगर आप अंधेरे में हैं तो हो सकता है आप दफन नहीं हुए हैं, बल्कि आपको रोपा गया है। कितनी खूबसूरत और उम्मीद देने वाली बात है ये। हर मुश्किल, हर असुविधा अपने साथ विकास का, ग्रोथ का एक अवसर लेकर आती है। वो अंधेरा, वो मुश्किल दौर, वो असल में एक नई शुरुआत के लिए जमीन तैयार कर रहा हो सकता है। इसे स्वीकार करना ही हीलिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इन भावनाओं को समझने के लिए ही किताब इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर बहुत जोर देती है। वो कहती है भावनाओं को दबाओ मत, बिल्कुल नहीं। उन्हें मैसेंजर समझो, संदेशवाहक। सही कहा। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब ही यही है कि हम अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझें और उन्हें सही तरीके से रिस्पॉन्ड करें। हर भावना एक सिग्नल है, एक मैसेज है,
गुस्सा शायद बता रहा है कि आपकी बाउंड्री क्रॉस हुई है। हाँ। उदासी शायद इशारा कर रही है कि किसी चीज को जाने देने का वक्त आ गया है। चिंता शायद किसी अनदेखे सच की तरफ ध्यान खींच रही है। तो कुंजी ये है कि इन्हें बिना जज किए महसूस करें और समझने की कोशिश करें। ऑब्जर्व करें, जज मत करें। यही सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का तरीका है। तो ठीक है, एक बार जब हम अपने अंदरूनी पहाड़ को, अपने पैटर्न्स को, अपनी भावनाओं को समझने लगते हैं, तो फिर अगला कदम क्या है? किताब कहती है छोटे ठोस बदलाव करना। हाँ बिल्कुल, बड़े बड़े रेवोल्यूशनरी बदलाव नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदम। जैसे शायद सुबह 5 मिनट जल्दी उठना, अच्छा। या खुद से बात करते वक्त थोड़ी नरमी बरतना सीखना, अपनी सीमाएं तय करना सीखना, या जहां जरूरी हो वहां ना कहना सीखना। ये छोटे छोटे कदम ही हैं जो मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। सही कहा। हर छोटी जीत, जैसा किताब कहती है, हमें थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और समझदार बनाती है, और थोड़ा और आत्म जागरूक भी। ये सचमुच पहाड़ पर चढ़ने जैसे ही है, धीरे धीरे एक एक कदम संभल कर। और अंत में किताब का जो सार है वो ये है कि पहाड़ पर चढ़ना सिर्फ उसे जीतना या फतह करना नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया में खुद उस पहाड़ जैसा बन जाना है, अपनी ताकतों और कमजोरियों दोनों को स्वीकार करते हुए। हम अपने अंदरूनी संघर्षों से लड़ते नहीं हैं, हम उनके साथ विकसित होते हैं। वी इवॉल्व। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ अगर निकालें तो यही है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाइयाँ और उनके हल दोनों हमारे अंदर ही हैं। बिल्कुल। जब हम अपने अंदरूनी पहाड़ का सामना करने की हिम्मत करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, तभी असली बदलाव और ग्रोथ मुमकिन हो पाती है। और जैसा ये किताब इशारा करती है, वो पहाड़ जिसे हमें पार करना है, वो अंततः हमारे अपनी ही क्षमताएं हैं, हमारे डर हैं, और हमारे विकास की वो अनंत संभावनाएं हैं जो शायद हमने अभी तक देखी भी नहीं है। उस पहाड़ को समझने और उस पर चढ़ने की जो प्रक्रिया है, वही हमें पूरी तरह बदल देती है, हमें वो इंसान बना देती है जो हम असल में बनने में सक्षम है। तो जाते जाते बस एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के सोचने के लिए। वो कौन सा अंदरूनी पहाड़ है हर किसी की जिंदगी में, जिसे अगर समझा जाए, स्वीकार किया जाए, तो व्यक्ति खुद को विकसित कर अपनी असली क्षमता तक पहुंच सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।